हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन अब मैं सबका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, जो हमने लूसेंट की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है वो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो के साथ। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट मौर्य या फिर प्री गुप्त पीरियड कह सकते हैं। क्योंकि बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी चैनल पे बाकी सारे वीडियोज़ इसके अवेलेबल हैं। इससे पहले वाले मौर्य पीरियड जो है उससे पहले वाला वीडियो अवेलेबल है और सो ऑन पीछे वाले वीडियोज़। एक प्लेलिस्ट है लूसेंट जी के इन इंग्लिश करके, वहाँ पे अवेलेबल है, ज़रूर जाइए देखिएगा इसको। लूसेंट की बुक को मेरा टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। हमारी टीम इस पे काम कर रही है। रोहित सर इज़ कवरिंग जियोग्राफी एंड आई माई सेल्फ जीवानंद इज़ कवरिंग व्हाट आई एम कवरिंग हिस्ट्री। ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सीधा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्याज, चूँकि मौर्य पीरियड के बाद का पीरियड हम लोग देख रहे हैं तो वो जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा सुंग डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग ने इसको फाउंड किया था और ये डायनेस्टी ने रूल किया 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक का। ठीक है, इस पार्टिकुलर टाइम में इसने इसको रूल किया, मगध पे बैठा रहा। कोई भी डायनेस्टी होती है तो उसकी कैपिटल होती है। थोड़ा सा यूनिक ये डायनेस्टी इसलिए हो गया क्योंकि इन जनरल पाटलिपुत्रा को प्रीफर किया जा रहा था उस समय एज ए कैपिटल, बट इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो रखी विदिशा जो कि एमपी में पड़ता है। ठीक है, ओके। सो सुंग डायनेस्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, एज यू नो, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ, पुष्यमित्र सुंग ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और ये एक ब्राह्मण था और ये कमांडर इन चीफ था लास्ट मौर्यन रूलर बृहदर्थ, और इसी की हत्या कर दी बृहदर्थ की इसने, पुष्यमित्र सुंग ने, और गद्दी पे बैठ गया 185 बीसी में। तो पुष्यमित्र वाज स्टाउंच अधेरेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। ये भैया बुद्धिज़्म वगैरह में विश्वास नहीं करता था, बुद्धिज़्म में विश्वास नहीं करता था। ये एक स्टाउंच फॉलोअर था, कठोर कड़ा अधेरेंट था ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म का। ठीक है, ब्राह्मणिज्म का। हाउएवर द ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा एट भरूच वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुंगा। ऐसा नहीं है, देखिए इन जनरल डिक्लाइन तो हुआ है, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी थी, बुद्धिस्ट रिलीजन जो चल रहा था, वो बुद्धिस्ट मूवमेंट चल रहा था, उसमें गिरावट आई थी इस समय। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही अगेंस्ट था बुद्धिज़्म के, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक अच्छा एग्जांपल है भरूच, एक जो जगह है एमपी में, वहाँ पे स्तूपा का बनना। ठीक है, स्तूपा का बनना। सो पुष्यमित्र वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्र। ये अग्निमित्र वही है जिसके चर्चा कालिदास ने, द ग्रेट कालिदास ने, अपनी ड्रामा मालविक अग्निमित्र में की है। ये वही अग्निमित्र है। ठीक है, ग्रेट ड्रामा था ये कालिदास का, मालविक अग्निमित्र। इसी में चर्चा हुई है इस पार्टिकुलर व्यक्तित्व की, इस पार्टिकुलर राजा की, अग्निमित्र की। ठीक है, जो कि पुष्यमित्र का लड़का था, सन था। सो आफ्टर अग्निमित्रा ए सीरीज ऑफ वीक रूलर्स। तो देखिए, कोई भी डायनेस्टी तभी चल सकती है अच्छे से जब उसके रूलर्स अच्छे हों। जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी में भी हमने देखा था कि अशोका तक तो अच्छे रूलर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वीक रूलर्स आ गए, जैसे कि कुनाला, दशरथा, ये सब वीक रूलर थे और फाइनली डिक्लाइन कर गई थी मौर्य डायनेस्टी, बृहदर्थ की हत्या हो गई। सो इसके बाद भी, अग्निमित्र के बाद भी वीक रूलर्स जो है, जैसे कि वसुमित्र, जैसे कि वज्रमित्र, जैसे कि भागभद्रा, जैसे कि देवभूति, ये सब जो है इनकी वजह से जो है ये डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई। सो ड्यूरिंग देयर रूल देयर वाज ए रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, और बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ, ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ा। क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही स्टाउंच फॉलोअर था, इसका फाउंडर ही। सो द भागवत रिलीजन बिकम इम्पॉर्टेंट दोज डेज। ठीक है, क्योंकि
मौर्यन पीरियड में क्या था, अशोका का धम्म नीति चलता था, इन जनरल बुद्धिज़्म चलता था। पतंजलि जो था, पतंजलि वॉज द ग्रेट ग्रामेरियन, पतंजलि वॉज ए ग्रेट ग्रामेरियन, ही वॉज ऑथर ऑफ महाभाष्य, ही वॉज बॉर्न एट गोनारदा इन सेंट्रल इंडिया, गोनारदा में सेंट्रल इंडिया में इनका जन्म हुआ था। पतंजलि वॉज द प्रीस्ट ऑफ 2 अश्वमेघ यज्ञस परफॉर्म्ड बाय पुष्यमित्र सुंग, मतलब कि इसी के काल में पतंजलि थे, जो कि एक ग्रेट ग्रामेरियन भी थे, महाभाष्य इन्होंने लिखी भी थी, और ये जो है 2 अश्वमेघ यज्ञ कराने में एज ए प्रीस्ट इन्होंने रोल प्ले किया पुष्यमित्र सुंग के साथ। सो इन आर्ट्स की बात करें तो इस पार्टिकुलर, तो आर्ट्स में बात करें तो इनका जो है भरहूत, जो कि एमपी का एक स्तूपा है भरहूत, इट इज़ द मोस्ट फेमस मोनूमेंट ऑफ द सुंग पीरियड। और देखिए भागवतिज़्म को ये सपोर्ट तो करते थे, इम्पॉर्टेंट हो गया था उस समय, लेकिन फिर भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट के क्षेत्र में कोई मोनूमेंट बना वो था बुद्धिज़्म के लिए भरहूत का स्तूपा। So the fine gateway railing which surrounded the Sanchi Stupa, this was built by Ashoka and it was constructed during the Sung period. Other examples of Sung art की बात करें तो बिहारा, जिसमें चैत्या, बिहारा स्तूपाज ऑफ भजा, पूना वाला स्तूपा, एंड अमरावती का स्तूपा, नासिक का चैत्या, ये सब भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगली डायनेस्टी सुंगों के बाद थी कण्व डायनेस्टी जो थी उसने बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए रूल किया। कैपिटल इसने अपना पाटलिपुत्रा ही रखा, बस विदिशा नहीं, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा बनी। सो इन 73 BC देवभूति ने इसको फाउंड किया था। या देवभूति वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी, एंड वसुदेव कण्व जो था ये उसका मिनिस्टर था, और इसने देवभूति की हत्या कर दी थी। सो वसुदेव ने हत्या कर दी किसकी, आखिरी किंग देवभूति की, और राजपाट हड़प लिया, गद्दी पे बैठ गया और कण्व डायनेस्टी को फाउंड कर दिया। सो द पीरियड ऑफ कण्व रूल केम टू एन एंड इन 28 BC, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहा। फिर आता है सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहनों की जो डायनेस्टी थी वो भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। 60 BC से लेकर 225 AD तक इनका पीरियड रहा। ये लोग गद्दी पे रहे। ये आंध्रा वाले रीजन जो है, आंध्र सातवाहन कहे जाते थे, वहाँ पे ये लोग रूल कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पाटलिपुत्रा वगैरह में नहीं, ये आंध्र सातवाहन थे, आंध्रा वाले रीजन में रूल कर रहे थे। इनकी कैपिटल जो थी वो प्रतिष्ठाना या फिर पैठान, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे इनकी कैपिटल थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द नेटिव सक्सेसर ऑफ द मौर्यास इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वेयर सातवाहनास। The most important of the native successors of Mauryas in the Deccan and Central India were Satavahanas. The Satavahanas are considered to be identical with the Andhras, जैसा कि मैंने अभी बताया था, who were mentioned in Puranas. So the early Satavahana king appeared not in Andhra but in Maharashtra, where most of their early inscriptions have been found. But later on they moved towards Andhra. सिमुका जो था ये ही वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। ये बार बार पूछा था, दिस इज स्टार मार्क क्वेश्चन, कि फाउंडर तो आपको पता होना ही चाहिए। तो फाउंडर इसका कौन था, सिमुक, ठीक है। सिमुक जो था, जो कि 60 BC से लेकर 37 BC तक रूल किया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। सतकर्णी वन जो था, ही वॉज ए थर्ड रूलर who raised its power and prestige through conquest. सतकर्णी वन। हला की एक बुक थी, गथा सप्तसती, जिसे हम सतसाई भी बोलते हैं, ये प्रकृत में लिखी गई थी, और ये 17वां रूलर था इस पार्टिकुलर डायनेस्टी का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है इसकी ये रचना, गथा सप्तसती, या फिर जिसे हम सतसाई भी बोलते हैं, यही बार बार इससे रिलेटेड पूछा जाता है। गुणाध्या द ऑथर ऑफ बृहत कथा इन प्रकृत वॉज द कॉन्टेम्पोररी ऑफ हला, ठीक है। कौन सा बंदा,
गुणाध्याय जो था, ही वॉज द ऑथर ऑफ बृहत कथा, प्रकृत में लिखी गई थी. ही वॉज द कंटेम्प्रोरी ऑफ हाला एंड इट वॉज गौतमी पुत्र सतकर्णी. एक्चुअली ये लोग के ना माता का टाइटल पहले लगा लेते थे. इनकी माता का नाम था गौतमी और उसको ये पहले लगा लेते थे रेस्पेक्ट में अपने माता के. तो ही वॉज ए गौतमी पुत्र सतकर्णी जिसने रूल किया 106 AD से लेकर 130 AD तक. हु रिवाइव द सतवाहना पावर एंड डिफीटेड द शक क्षत्रप नहपाना. नहपाना को किसने हराया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने. इसने रिवाइव भी किया था सतवाहना को. ही वॉज द ग्रेटेस्ट सातवाहना रूलर एंड नंबर वाइज देखें तो 23rd सातवाहन रूलर था ये. फिर आता है वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी. ये 24वां रूलर था एंड इसने शादी की थी शक क्षत्रप रुद्रदमन की डॉटर के साथ. शकों के राजा थे एक, शक क्षत्रप के रुद्रदमन, गिरनार गुजरात वाले रीजन में ये राजा था. इसकी लड़की से शादी किया था बट ही वॉज डिफीटेड बाई हिम ट्वाइस. ठीक है, शादी तो किया लेकिन फिर भी हारा ये बेचारा 2 बार. किससे? तो अपने ससुर से ही. यजना श्री सतकर्णी आता है अगला, जो कि 27वां रूलर था. ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द डायनेस्टी. फिर आता है एक पुलावामी 4. पुलावामी 4 जो था ये 30th रूलर था एंड द लास्ट सातवाहना रूलर था. सातवाहना जो थे दे वर फाइनली सक्सीडेड बाई इक्ष्वाकु डायनेस्टी के लोगों के द्वारा 3rd सेंचुरी AD में दे वेर सक्सीडेड. इनको रिप्लेस कर दिया इक्ष्वाकुज ने. फिर आता है कि भैया सातवाहना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विथ फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज टू ब्राह्मणास. ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स विच eventually weakened their authority, and the earliest encryption evidence of land grant in India belong to 1st century BC. ये वही डायनेस्टी है जिसने स्टार्ट की थी. अर्ली एविडेंस हमें मिलता है जिन्होंने लैंड को डोनेट किया ब्राह्मणों को, उस पर कोई भी चार्ज नहीं लिया, रेवेन्यू फ्री, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज़, फिजिकल इम्यूनिटी के साथ दिया, कोई भी चार्ज नहीं लिया गया. और पहला ये डायनेस्टी है जिसकी साक्ष्य हमें 1st सेंचुरी BC से मिलती है. अंडर द सातवाहनाज मेनी चैत्याज. चैत्याज क्या होता है? यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जो थे वो अपना वर्शिप करते थे, वर्शिप हॉल हुआ करता था. एंड बिहाराज, रेस्ट करने के लिए इनके बिहाराज होता था जिसे मोनास्ट्रीज कहते हैं. सो अंडर द सातवाहनाज मेनी चैत्याज दैट इज़ वर्शिप हॉल and viharas that is for the rest purpose were cut out from rock mainly in the northwest Deccan और महाराष्ट्र. जैसे कि नासिक, कन्हेरी और कार्ले ये काफ़ी फेमस हुए थे डेक्कन और महाराष्ट्र वाले रीजन में. यहाँ पे खूब सारे, कन्हेरी में चले जाओ, नासिक में चले जाओ, कार्ले में चले जाओ, यहाँ पे आपको बहुत सारे चैत्या और बिहाराज मिलेंगे. रॉक को काट के बनाया गया था, रॉक को काट के बनाया गया था, बड़े बड़े पहाड़ों को काट के उसमें रूम बना दिया जिसे हॉल कह दिया, चैत्या वर्शिप हॉल. और कुछ रूम बनाए ऐसे जो कि बिहारा बन गए जिसमें रेस्ट करते थे वो लोग. अगला है कि स्तूपा. Stupa, that is large round structure erected over a sacred relic, were seen scattered all around Ellora. Ellora जो है again महाराष्ट्र में पड़ता है. The most famous of these attributed to the सातवाहना period are अमरावती का जो स्तूपा था, अमरावती का स्तूपा ये किसने बनवाया था? ये सातवाहनों ने ही बनवाया था. एंड नागार्जुन कोंडा का भी स्तूपा, दोनों. तो अमरावती वाले को एक स्कल्पचरल ट्रीजर हाउस भी बोलते हैं. इतना ख़तरनाक था ये, बट इसके रिमेन हमें मिले नहीं है ज़्यादा, काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया ये, इसको सही से नहीं प्रिजर्व किया जा सका. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहनाज वॉज प्रकृत. प्रकृत यूज़ करते थे, संस्कृत नहीं, प्रकृत. सो द सातवाहनाज इशूड देयर कॉइन्स इन लीड. ये बार बार पूछा जाता है, स्टार मार्क क्वेश्चन है. ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि सातवाहनों का जो क्वाइन था वो किससे बना होता था? वो बना होता था लीड का, कॉपर का, ब्रोंज का, पोटीन का. तो मेनली जो था लीड का ही होता था इनका मेनली. बाकी तो कॉपर भी के भी क्वाइन थे इनके पास, ब्रोंज का भी इशू करते थे, पोटीन का भी करते थे. लेकिन अगर पूछे मेनली तो भैया लीड ऑप्शन आपको लगाना होगा.
मैं भी पहले कंफ्यूज होता लीड का कैसे कॉइन हो जाएगा भाई, लेकिन लीड का कॉइन होता है और इन्होंने चलाया था। फिर आता है चेती या फिर चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। कलिंगा वही है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। सो द हिस्ट्री ऑफ कलिंगा आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इज श्राउडेड इन ऑब्सक्योरिटी, ठीक है, बट बहुत समय तक ऑब्सक्योरिटी में नहीं रहा, ठीक है। खारवेला का भी नाम आया काफ़ी। 261 BC की लड़ाई जो थी कलिंग वार, वो काफ़ी फेमस था, लेकिन उसके बाद बताते कि ऑब्सक्योरिटी में चला गया, थोड़ा सा इसकी चर्चा कम हो गई। सो ए न्यू डायनेस्टी नोन एज चेती और चेदी डायनेस्टी रोज इन द रीजन प्रॉब्ली इन द 1st century BC। 100-150 सालों के बाद फिर से एक बार ये चर्चा में आए। एंड आवर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डायनेस्टी इज डिराइव्ड सोलली फ्रॉम द हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन ऑफ खारवेला। खारवेला किंग था वहाँ का उस समय का। ही वॉज द 3rd रूलर ऑफ द चेदी डायनेस्टी। ये जो हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन है ना, ये भुवनेश्वर उड़ीसा के आस में पड़ता है। तो हमारा जो नॉलेज है हिस्ट्री का, हमारा मतलब हिस्ट्री का, वो इसी पार्टिकुलर इंक्रिप्शन से हमें इस डायनेस्टी के बारे में या फिर कलिंगा के बारे में पता चलता है, इस डायनेस्टी के बारे में। सो जो ये खारवेला था, ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड वॉज लिबरल पैट्रन ऑफ द जैन मॉन्क्स फॉर हुज रेसिडेंस ही कंस्ट्रक्टेड केव्स ऑन द उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा, ठीक है। खुद भी जैनिज़्म का फॉलोअर था, तो इसके लिए कुछ तो करना ही था जैन वालों के लिए। तो इसने क्या किया, इसने जो उदयगिरी के हिल्स हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया इनके रेसिडेंस के लिए, मॉन्क्स के, जैन मॉन्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये पार्टिकुलर टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक आ जाता है फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्यास, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो द इंडो ग्रीक जो थे फॉरेन सक्सेसर थे, अर्ली फॉरेन सक्सेसर कह सकते हैं मौर्यंस के 2nd century BC में ये सक्सेसर बने थे। सो द इंडो ग्रीक और बैक्टीरियन ग्रीक वेयर द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। जैसे कि मिनांडर जो है, मिलिंद पन्हो नागसेना के साथ इसने कन्वर्सेशन किया था और बाद में कन्वर्ट भी हो गया था ये बुद्धिज़्म में। सो द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मिनांडर। मिनांडर वही है जिसे मिलिंदा भी कहते हैं हिंदी में। 165 BC से 145 BC तक ये रूल किया। ही वॉज ऑल्सो नोन एज मिलिंदा एंड ये वही मिनांडर या मिलिंदा है जिसकी चर्चा हुई थी मिलिंद पन्हो में, ठीक है। मिलिंद पन्हो इसने लिखा था। मिलिंद पन्हो का मतलब है मिलिंदा के क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। इसने बेसिकली नागसेना नाम के एक व्यक्ति, एक मॉन्क बुद्धिस्ट के से रिलीजियस क्वेश्चंस पूछे बहुत सारे, और नागसेना ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। ये खुश हो गया बंदा और इसी के बाद ये कन्वर्ट हो गया बुद्धिज़्म में, बुद्धिस्ट बन गया ये नागसेना या फिर नागार्जुन के बाद। सो द इंडो ग्रीक रूल इज़ इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स हमें जो है, और ख़ासकर गोल्ड के कॉइन्स, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले गोल्ड का कॉइन जो है इंडिया में किसने जारी किया था, तो ये थे इंडो ग्रीक ही। तो क्वाइन के मामले में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। सो द इंडो ग्रीक वे द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू क्वाइन विच कैन डेफिनेटली बी एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स, ठीक है। मतलब ऐसी क्वाइन होती थी जिसमें खुद का पिक्चर बनवाते थे ये और खुद को गॉड की तरह दिखाने की कोशिश करते थे। दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड क्वाइन इन इंडिया। This is the fact which has been asked several times in different examinations. They introduce Hellenic और Greek feature in the art, और इसी आर्ट को हम गांधार स्कूल आर्ट कहते हैं, ठीक है। हेलेनिक जो स्टाइल का जो आर्ट है, जो कि गांधार शैली बन गई थी, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बन गई थी, जिसमें बुद्धा के लिए काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनाई गई बुद्धा की, और उनके चेहरे के जो हाव भाव है, एक फेशियल एक्सप्रेशन के साथ हंसमुख चेहरा दिखाना, जो उनके बदन पे जो कपड़ा रहता था उसकी ड्रैपरी दिखाना, ये सब इस स्कूल में बहुत ही इलेबोरेट और माइन्यूट तरीके से किया गया है। तो मथुरा जो स्कूल ऑफ आर्ट था उससे कहा जा सकता है कि कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट फार बेटर था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इन टर्म्स ऑफ कलाकृति की बात करें तो।
तो ये देन है किसकी? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ग्रीक फीचर है ये, ग्रीक का हेलेनिक फीचर कह सकते हैं, इंडो ग्रीक रूलर्स का देन है। फिर आते हैं सकाज। सकाज जो थे 1st सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक इन्होंने शासन किया, शकों ने। ठीक है, शकों ने शासन किया 1st सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक। और जो सका थे, दे ऑल्सो नोन एज स्केथियंस बोला गया इनको, स्केथियंस। दे रिप्लेस द इंडो ग्रीक इन इंडिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडो ग्रीक को रिप्लेस किया था। Among the 5 branches of Sakas with their seats of power in different parts of India, the most important one was which ruled in Western India till 4th century AD. फिर आता है द मोस्ट फेमस शक रूलर जो था वो रुद्र दमन था, जिसका पीरियड था 130 AD से 150 AD। ये वही रुद्र दमन है जिसका जो इनक्रिप्शन है वो संस्कृत लैंग्वेज में था। So he is famous not only for his military conquest, particularly against the Satavahanas, जिसमें इसने अपने दामाद को ही हराया था 2 बार, but also for his public work. He repaired the famous Sudarshan Lake of the Mauryan period to irrigate the dry region of Saurashtra. ठीक है, सुदर्शन लेक था जिसे बनवाया तो था मौर्यंस ने, लेकिन इसने पब्लिक वर्क किया जो कि टूट फूट गया था सुदर्शन लेक। और ये लेक जो था यूज़ किया जाता था इरिगेशन के लिए उस पार्टिकुलर एरिया में, यानी कि सौराष्ट्र वाले एरिया में। गुजरात में 2 एरिया होता है ना, गुजरात को अगर आप ऐसे देखोगे रफली, तो ये जो रीजन है ये कच्छ रीजन है और नीचे वाला सौराष्ट्र रीजन है। तो इस रीजन में रुद्र दमन था। ठीक है, एंड हिज पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत, ही इशू द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंक्रिप्शन ऑफ इन चेस्ट संस्कृत। ठीक है, तो बोला ना कि पहली बार जो संस्कृत में इंक्रिप्शन जारी हुआ था वो रुद्र दमन ने ही किया था। अगर हम बात करें अदर इम्पोर्टेंट शक रूलरों की इंडिया में, तो उसके बाद आता है नहपाना आता है, इसके अलावा उसव देवा आता है, घमतिका आता है और चस्ताना आता है, बट सबसे फेमस रुद्र दमन ही था। So in 58 BC, a king of Ujjain, Vikramaditya, is supposed to have fought effectively against the Sakas, and इसी वजह से an era called Vikram Samvat reckoned from 58 BC। माना जाता है कि विक्रमादित्य नाम का एक किंग था, उज्जैन का किंग था। इसने 58 BC में बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी थी शकों से और जीता भी था इफ़ेक्टिवली, और विक्रम संवत इसीलिए 58 BC से मनाया जाता है। फिर आता है पार्थियंस। अगर हम फॉरेन रूलर्स की बात कर रहे हैं, पोस्ट फॉरेन रूलर्स की इंडिया में, तो फिर आ जाएंगे शकों के बाद पार्थियंस। इनका जो पीरियड रहा ये 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी AD तक इन्होंने रूल किया। ठीक बात है। एंड ओरिजिनली द पार्थियंस और पहलावाज लिव्ड इन ईरान से, यानी कि पर्सिया से आए थे ये सब पार्थियंस। दे रिप्लेस द सकाज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बट कंट्रोल्ड एन एरिया मच स्मॉलर देन सका। इनके समय एरिया जो था इनका काफ़ी कम हो गया था, शकों के पास बहुत ज़्यादा एरिया था, इनके पास बहुत कम हो गया था। सो द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग वाज गोंडा फेरनिस जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्थियन किंग था, ड्यूरिंग हुज रेन सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। और यही सवाल पूछा जाता है बार बार, ठीक है, कि सेंट थॉमस जो थे वो किस किंग के समय आए थे इंडिया में ताकि प्रोपोगेट कर सके, फैला सके क्रिश्चियनिटी को। अब पार्थियन के बाद आता है कुषाणों का इम्पैक्ट इंडियन उस पर कल्चर पे बहुत ज़्यादा पड़ा। ग्रेट किंग कनिष्क जो था, जिसके समय में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी, कुंडग्राम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो द कुषाणा वेर वन ऑफ द 5 यूची क्लैंस ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है, उसी में से एक थे यूची क्लैन जो था, सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में। दे रिप्लेस द पार्थियंस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड देन एक्सपैंडेड टू द लोअर इंडस बेसिन। ठीक है, समझ में आई बात। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से इनको रिप्लेस किया। मतलब अगर हम रफली ऐसे ड्रॉ करें इंडिया को,
तो ये वाले रीजन में नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है, ये वाले रीजन में इनको पार्थियंस को धकेला, हटाया और इंडस बेसिन के आसपास और अपर और मिडिल गंगेटिक बेसिन में बसना शुरू कर दिया इन्होंने। तो फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कडफिसस द्वितीय, जिसे हम कजुल कडफिसस भी कहते हैं। सेकंड किंग जो था वो था कडफिसस द्वितीय एंड बेमा सेकंड कुषाण डायनेस्टी की बात करें, बेमा कडफिसस था, हु इशूड गोल्ड कॉइन्स। तो एक और सवाल आता है कि गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने इशू किया था, वो तो हम जान गए कि इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे उन्होंने किया था। बट ऐसा पूछा जाए कि रेगुलर बेसिस पे गोल्ड कॉइन किसने इशू किया, प्योर किसने किया, तो वो होता है कुषाण। सो अकॉर्डिंग टू रबतक इंक्रिप्शन, रबतक विलेज पड़ता है बगलान प्रोविंस अफगानिस्तान में। अकॉर्डिंग टू रबतक इंक्रिप्शन जो है, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, कनिष्क वॉज द सन ऑफ बेमा कडफिसस एंड कनिष्क एक्सटेंडेड द कुषाण पावर ओवर अपर इंडिया। हिज कैपिटल वॉज पेशावर और मथुरा। दो कैपिटल रखा था कनिष्क ने, एक तो पुरुषपुरा जिसे हम पेशावर मॉडर्न डे कह सकते हैं पाकिस्तान वाला, और दूसरा था मथुरा। दो कैपिटल इन्होंने मेंटेन किया था कनिष्क की बात करें तो। द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्क ओनली, जिसका रूल जो था 78 एडी से लेकर 101 एडी तक था, 22 साल के आसपास, 23 साल के आसपास। ऑल्सो नोन एज सेकेंड अशोका के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही स्टार्टेड एन एरा इन 78 एडी दैट इज़ कॉल्ड शक एरा एंड इट इज़ यूज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल नाउ, अभी भी यूज़ किया जाता है। कनिष्क वॉज द ग्रेट पैट्रन ऑफ महायान बुद्धिज़्म। ठीक है, बुद्धिज़्म के दो पार्ट थे जैसा कि ऑल यू नो। हीनयान, ठीक है, जो कि मानते थे कि गौतम बुद्धा कोई भगवान नहीं है, गौतम बुद्धा की टीचिंग पे विश्वास करते थे, भगवान नहीं है, और उनके जो बोधिसत्व थे उनमें भी उनको कोई विश्वास नहीं था। ठीक है, और भगवान की तरह नहीं मानते थे। महायानी क्या थे, बोलते थे गौतम बुद्धा सुप्रीम थे, गॉड थे, इनकी पूजा करो, मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। तो कनिष्क वॉज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड इन हिज रेन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कुंडलवन कश्मीर में वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ महायान फ्रॉम बुद्धिस्ट वेयर फाइनलाइज्ड। द लास्ट ग्रेट कुषाण रूल की बात करें रूलर की, तो वासुदेव वन था लास्ट कुषाण रूलर, सबसे स्ट्रॉन्ग। एंड द कुषाणा कंट्रोल द फेमस सिल्क रूट, जो कि अभी चाइना जो क्लेम करता है उसका, उस समय कुषाण ने उसको कंट्रोल कर रखा था और उस पर चार्ज लेते थे। जो चाइनीज़ जो व्यापारी वगैरह गुजरते थे उनसे चार्ज लिया जाता था उनकी सिक्योरिटी वगैरह इंश्योर करने के लिए। सो दिस पासिंग थ्रू देयर एम्पायर ऑन टू द ईरान एंड वेस्टर्न एशिया, दैट इज़ वाई दे हैड अ कंट्रोल ऑन इट एंड दिस रूट वॉज सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम फॉर द कुषाणास। द कुषाण वेर फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन वाइड स्केल। ऐसा पूछे कि वाइड स्केल, लगातार, फ्रिक्वेंटली, मतलब कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, तो ये थे कुषाणा। लेकिन अगर पूछे फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन सिंपली, तो उसका आंसर होगा इंडो ग्रीक। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सवाल है, कई जगह आप कन्फ्यूज हो सकते हो, इसलिए क्लियरली बता दिया मैंने। सो द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्क ए होस्ट ऑफ स्कॉलर्स फाउंड पैटर्नेस, ठीक है, एंड परसवा जो थे, वसुमित्रा, अश्वघोषा, नागार्जुन, चरक, मथारा, ये सब इनमें से कुछ थे जो कि इनके कोर्ट में रहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, परसवा, वसुमित्रा, अश्वघोषा जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, नागार्जुन जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है, चरक संहिता लिख दी थी, ठीक है, और मथारा। अब कुछ देखेंगे फैक्ट्स अबाउट पोस्ट मौर्यस, कुछ फैक्ट्स देख लेंगे फटाफट। 3 स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स हुए उस समय। अमरावती स्कूल जो था ये 150 BC से लेकर 400 AD के बीच में फेमस हुआ। ये आर्ट के क्षेत्र में था, आर्ट के क्षेत्र में किस तरीके की कला होती थी उससे रिलेटेड है ये, जो कंस्ट्रक्शन होता था, जो तरीके की स्कल्पचर होती थी उससे रिलेटेड है। तो ये अमरावती स्कूल था, 150 BC से 400 AD के बीच में काफ़ी फेमस रहा और सातवाहनों ने इसको इम्ब्रेस कर रखा था, अपना रखा था। गांधार स्कूल था, ये 50 BC से लेकर 5 AD, ठीक है। तो अमरावती हो गया, गांधार हो गया,
जो ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था ये 50 BC से लेकर 5th सेंचुरी AD तक रहा। सका और कुषाणों के द्वारा इसको काफ़ी फैलाया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की, तो ये जो स्कूल था ये 150 AD से लेकर 300 AD तक सका और कुषाणा के द्वारा ये इसको पैटर्नाइज किया गया था। इनके संरक्षण में ये आगे चल रहा था। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर इज़ वेरी एविडेंट इन द गांधार स्कूल वाइल द मथुरा स्कूल इवॉल्व्ड एन इंडिजिनस फॉर्म, जो कि इंडियन था, बिल्कुल इंडियन फॉर्म था ये। In 46th to 47th AD, Hippalus, a Greek sailor, discovered the monsoon sea route to India from West Asia। एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स उस समय के कौन कौन से थे, तो बेरी गाजा जिसे हम भरोच कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो एक था बारबेरिकम, वेस्ट कोस्ट पे ये दोनों। अरिकमेडू अगेन, एंड अरिकमेडू पोडेकू अकॉर्डिंग टू द पेरीप्लस नियर पांडिचेरी, ईस्टर्न कोस्ट पे था। बुलियन वाज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया, ये किसने कहा था, ये प्लिनी ने कहा था, क्योंकि ट्रेड उस समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। ज्योग्राफिका जो कि स्ट्रैबो ने लिखी थी, ज्योग्राफी जिसने टॉलमी ने लिखी थी, जिसे नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी थी। पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का जो है राइटर अननोन है, और ये बार बार पूछा जाता है। इंडिया हैड कॉन्टैक्ट विथ सेंट्रल एशिया, चाइना के साथ भी ट्रेड होता था, ग्रीको रोमन एम्पायर के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ इसका कॉन्टैक्ट था सी रूट के थ्रू, और बहुत सारे वॉल्यूम में ट्रेड होता था। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पोस्ट मॉडर्न पीरियड या फिर प्री गुप्त पीरियड जो कहते हैं वो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा संगम पीरियड। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लाइक करो वीडियो को, चैनल को ज़रूर से ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।